हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैंने और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पर एमसीक्यूज़ की वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी सब्जेक्ट है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही बनाऊँगी। आज की वीडियो में बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यवसाय का शास्त्र पर एमसीक्यूज़ होंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर को, कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को या फिर सैमुअलसन को। तो आपने पढ़ा होगा जो पहला ही फर्स्ट चैप्टर ये आपको दे रखा है, उसमें आपकी डिफिनेशंस दे रखी हैं इकोनॉमिक्स की, जिसने बताया है कि इकोनॉमिक्स कितनी तरह की डिफिनेशंस होती हैं। तो वहाँ पर बताया था कि एडम स्मिथ जो हैं वो क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने आपकी धन केंद्रित परिभाषाएं यानी कि मनी बेस्ड डिफिनेशंस दी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार चक्र यानी कि ट्रेड साइकिल, और या फिर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो आपने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी होगी कि इकोनॉमिक्स आपकी दो तरह की होती है, एक माइक्रो और दूसरी मैक्रो। तो यहाँ पर आपसे मैक्रो यानी कि व्यापक, इसको समष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो व्यापक नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, जिसमें कि सब कुछ आ जाए, व्यापक जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो। तो यहाँ पर आपका इसमें नेशनल इनकम भी आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आता है और ट्रेड साइकिल भी आता है। इसके अलावा भी आपका इसमें कीमत स्तर को, मुद्रा संकुचन है, बेरोजगारी है, इन सबको भी शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ये सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन पर आगे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन में इनकी वीडियो आप चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, इनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग से भी आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड्स यानी कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण में शामिल है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका आर्थिक व्यवसाय के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो व्यवसाय के पर्यावरण में दो तरह का आता है, आपका एक आंतरिक हो जाता है, एक बाह्य हो जाता है। उसमें भी आपके अंदर अलग अलग होते हैं, जिसमें कि आपका आर्थिक पर्यावरण है, भौगोलिक आ जाता है, राजनीतिक आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक हो जाता है। तो जो आर्थिक वातावरण आपका दे रखा होता है, इसमें आपकी आर्थिक प्रणाली है, कैसे मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी, किस तरह का वहाँ पर सिस्टम है। फिर आपकी आर्थिक नीतियाँ, पॉलिसीज़ हैं, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और आर्थिक दशाएं कि वहाँ पर अवसर क्या उपलब्ध हैं आपको बिज़नेस करने के। तो उसमें आपकी जो आर्थिक परिवेश होता है उसमें तीनों ही चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स, मांग के निम्न के तत्व होने चाहिए, डिज़ायर इच्छा, वांट आवश्यकता, क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम मात्रा कीमत और समय, या फिर ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा मांग का नियम, तो वहाँ पर सबसे पहले बताया गया था कि मांग क्या होती है। तो उसके लिए किसी भी इच्छा को या आवश्यकता को मांग होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें इच्छा भी हो, आवश्यकता भी हो, उसमें मात्रा कीमत और समय भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ मार्जिन यूटिलिटी इज़ ज़ीरो देन यानी कि यदि सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य है तो कुल उपयोगिता शून्य होगी, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में कमी होगी, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो यहाँ पर आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो आपको याद होगा, जब सीमांत उपयोगिता या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, उसके बाद जाकर के वो निगेटिव हो जाती है, तो वहाँ पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांग के नियम में शामिल नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड। वस्तु की कीमत एक स्वतंत्र चर है, मांग की गई मात्रा एक आश्रित चर है, कीमत और मांग की मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता है, और डी उत्पादन की लागत। यहाँ पर जो आपका पहला है, वस्तु की कीमत एक स्वतंत्र चर है, तो वस्तु की कीमत जो होती है स्वतंत्र होती है, ये आपकी बाजार पर डिपेंड करती है और ये स्वतंत्र चर होती है। दूसरा आपका मांग की गई मात्रा एक आश्रित चर है, क्योंकि मांग पर व्यक्ति की आय का, उपभोग के स्तर का सबका प्रभाव पड़ता है। सी है आपका, कीमत और मांग की मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध होता है, अगर कीमत वस्तु की बढ़ जाएगी तो क्या होता है, मांग की मात्रा कम हो जाती है, कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। और डी है आपका उत्पाद की लागत।
तो यहाँ पर जो उत्पाद की लागत होती है वो मांग के नियम में आपकी शामिल नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड कर्व इज ए फॉलिंग कर्व, राइजिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यानी कि मांग वक्र एक है गिरता हुआ वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र या फिर नीचे की ओर झुका हुआ वक्र। तो आपने जो मांग वक्र बनाया होगा, मांग का नियम पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने मांग वक्र भी बनाया होगा। तो मांग वक्र क्या होता है? नीचे की ओर झुका हुआ वक्र होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु की एकत्रित इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? यानी कि जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है वो क्या कहलाती है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी या फिर डिराइव्ड यूटिलिटी। तो जब भी आप एक, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि उपयोगिता यूटिलिटी क्या होती है। जब भी आप किसी वस्तु को उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपको कुछ संतुष्टि मिलती है। तो वही संतुष्टि क्या कहलाती है? हमारी उपयोगिता कहलाती है, तुष्टिगुण कहलाता है। जब आप उसकी एकत्रित इकाइयों को लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट्स टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑर्डिनरी कॉस्ट। यानी कि कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाता है। कुल अवसर लागत को, औसत लागत को, कुल परिवर्तनशील लागत को या सामान्य लागत को। तो जो आपका कुल टोटल कॉस्ट होती है और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसके बीच को डिफरेंस होता है। आप उसको लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से, तो क्या निकल के आती है? वेरिएबल कॉस्ट निकल के आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत लागत उस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है जहां औसत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत गिरती हुई हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट द पॉइंट वेयर। जो आपकी औसत लागत होती है किस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है? तो यहाँ पर जब आपकी औसत लागत सबसे कम होती है तब सीमांत लागत उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी और भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।